नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। अपने राज्य में दिन ब दिन घटता जलस्तर कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इसलिए आज की जरूरत के हिसाब से हमें सिंचाई की उन्नत तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। कुछ ऐसे ही सिंचाई की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी लाए हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं केंद्रीय राज्य फॉर्म सरदारगढ़ श्री गंगानगर के सहायक महाप्रबंधक डॉक्टर R.K. दधीच। अपने राज्य में पानी की कमी के चलते किसान ड्रिप फव्वारा सिस्टम के अलावा रेन गन से सिंचाई करते हैं, जो कि किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है। लेकिन आज हम बड़े किसानों के लिए सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम के बारे में जानकारी लाए हैं, जो कि किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। सेंट्रल पिवोट सिस्टम या केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का एक नवीनतम और उन्नत तकनीक है। सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम यह सिंचाई का आधुनिक तरीका है, लेकिन यह सिस्टम बड़े क्षेत्रफल वाले किसानों के लिए उपयोगी है और इस सिस्टम के जरिए बड़े एरिया में कम समय में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। सेंट्रल पिवोट सिस्टम के माध्यम से रबी और खरीफ के अंदर विभिन्न फसलों के अंदर सिंचाई की जाती है और जो किसान जो बड़े किसान हैं, जिनके पास बड़ा भूभाग है, वो इस सिंचाई पद्धति का उपयोग अपने खेतों में भी करके न केवल पानी की बचत कर सकते हैं, इसके अलावा फसलों को जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं उसमें सही मात्रा में फसल की जल मांग के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। उससे उत्पादन के अंदर न केवल लगभग 15 से 20% की वृद्धि संभव है, इसके अलावा जो किसान बीजों उत्पादन का कार्य करते हैं वो किसान अच्छी गुणवत्ता का बीज भी समय पर जल मांग के अनुसार पानी की आपूर्ति करके और सही समय पर जल मांग की पूर्ति के अनुसार उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय राज्य फॉर्म सरदारगढ़ श्री गंगानगर के सहायक प्रबंधक बलवीर सिंह। तो आप भी देखिए और लाभ उठाएं। सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम यानी कि केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति का ये एक भारत देश में ही नहीं, ये हर कंट्री में एक बहुत ही मॉडर्न सिंचाई पद्धति है, जो पोर्टेबल या सेमी पोर्टेबल या सॉलिड इरिगेशन सिस्टम है उनसे एडवांस सिस्टम है। और जिस तरीके से फसल की रिक्वायरमेंट होती है पानी की, जितना रिक्वायर्ड पानी है फसल को, उस हिसाब से हम इसको रेगुलेट करके उतना ही पानी हम देने के लिए इसको पारंगत कर सकते हैं। सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम द्वारा सभी फसलों में सिंचाई कर सकते हैं और यह सिस्टम विदेशों में जहां अधिक एरिया है वहां इसका अधिक उपयोग हो रहा है। इसके द्वारा पानी बौछार के रूप में गिरता है और बहाव पद्धति के बजाय इसके द्वारा 40 से 45% पानी की बचत होती है, जो एक केंद्र के चारों तरफ घूम के फसल को इरिगेट करता है। इसके माध्यम से हम केवल पानी उतना ही देते हैं जो जितना फसल की रूट जोन को रिक्वायर्ड है, मतलब कि हम पानी का लॉस रूट जोन से नीचे परकुलेट करके नहीं हो पाता है। इससे हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान परंपरागत फसलों की खेती करते हैं, जिससे उनको एक सीमित मुनाफा मिलता है। इसलिए कुछ किसान अधिक लाभ कमाने के लिए सीजनल फूलों की खेती करने लगे हैं। इन्हीं में से एक है हेमंत माली, जिन्होंने कैंडिडा फूलों की सफल खेती की और अच्छी आय ले रहे हैं। और मैंने इस फसल को कैंडिडा को आधा एकड़ में लगाया है। मैं अब आप लोगों को आधा एकड़ के खर्चे के बारे में बता रहा हूँ। और आधा एकड़ में लगभग इसका 500 ग्राम बीज डलता है। इसका बीज काफी छोटा एवं बारीक होता है और इसकी आधा एकड़ की जुताई लगभग 800-1000 रुपये में हो जाती है और इसमें लगभग 500-600 रुपये का गोबर का खाद भी डलता है और इसकी खरपतवार नियंत्रण में लगभग 1000 रुपये के मजदूर लग जाते हैं और इसमें सिंचाई पर लगभग 500 रुपये का खर्चा आता है आधा एकड़ ज़मीन में और इसमें कीटों के नियंत्रण के लिए भी 500 रुपये की दवाई लगभग हमने इस पर छिड़काव किया है। जो कटाई पैकिंग में जो भी मजदूर और कुछ मेरे परिवार के सदस्य ने और हम लोगों ने की है, तो इसमें जो खर्चा आया है वो लगभग 800 रुपये का खर्च इसमें इसकी तोड़ाई में उखड़ाई में खर्चा आता है। 500 से 800 रुपये परिवहन पे खर्चा आया है
इसकी तोड़ाई लगभग 15 से 20 दिनों तक कंटिन्यू होती है। 10 बंडल 15 बंडल हम इसको डेली निकाल सकते हैं मार्केट में। 10 से 12 पोत की एक गड्डी बनती है और ये गड्डियाँ इसकी गड्डियाँ इस प्रकार से 10 गड्डी मिला के अपन एक बंडल बनाते हैं और एक बंडल मार्केट में 100 रुपये का बिकता है। और इसमें आधा एकड़ में लगभग ये 25,000 रुपये का 200-250 बंडल निकल जाते हैं। 20 से 25,000 रुपये के बिक जाते हैं और इसमें लगभग 5,000 रुपये का इसमें खर्चा आ जाता है। और जो भी हमें 25,000 रुपये का मार्केट में हमने बेचा है उसका टोटल खर्च निकाल के लगभग हमें 20,000 रुपये का इस पर शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होता है किसान भाइयों। और इसका उपयोग मार्केट में पुष्प गुच्छ और शादी ब्याहों में बुके वगैरह बनाने में होता है और ये काफ़ी डेकोरेशन के काम में भी आता है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये देखने में इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। किसान भाइयों, अभी आपने इस किसान के आय और व्यय के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये किसान कैंडी टब फूलों की खेती किस तरह से करते हैं। ये सर्दी के मौसम की सीजनेबल फसल है। ये सर्दी के मौसम में ही होती है। लगभग इसकी बारिश खत्म होने के बाद इसकी बुआई शुरू हो जाती है और ये जनवरी फरवरी में इसका उत्पादन चालू हो जाता है। इसे हम बीज के माध्यम से इसको हम लगाते हैं। इसका बीज हमें मार्केट में मिल जाता है। इसके लिए हम भूमि की तैयारी करते हैं। ट्रैक्टर की सहायता से इसकी भूमि की मिट्टी को काफ़ी बारीक कर लेते हैं और ये बिल्कुल बारीक हो जाती है। तो इसमें अपन सुपर फास्फेट खाद मिक्स कर देते हैं मिट्टी में ताकि इसका पौध जल्दी निकल आए, अंकुरित हो जाए। और हम इसको हाथ की सहायता से छिड़काव विधि द्वारा खेत में लगाते हैं। इसमें क्यारियाँ बनाना पड़ती हैं और इसमें मिट्टी को बारीक करके इसमें अपन जैसे कि धनिये की फसल करते हैं उसी प्रकार इसकी फसल भी हम लोग धनिये की तरह करते हैं। तो इसके बाद अपन इसको थोड़ा मिट्टी में मिक्स करके मिला देते हैं ताकि इसके बीज पानी के बहाव में ऊपर ना बहें। फिर इसमें बीज छिड़कने के बाद इसमें हम सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। इसके बाद 1 हफ्ते बाद इसका पौधा अंकुरित हो जाता है और इसके अंकुरित होने के बाद 20 से 25 दिन बाद इसमें हम मजदूरों की सहायता से इसकी थोड़ी निंदाई करवाकर खुरपी की सहायता से निंदाई करवाते हैं। और हमने इसमें निंदाई करवाई, हमने और हमारे परिवार ने ऐसा किया है। और इसकी निंदाई करवाने के बाद इसमें अपन DAP यूरिया खाद मिक्स करके इसमें देते हैं। इसमें खाद को महीने में 2 बार देना है और इसमें हम पानी हर 15-15 दिन में महीने में देते रहते हैं। और इसमें हम कीटों के नियंत्रण के लिए हमने रासायनिक दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। इसमें साफ करके दवाई जो आती है दवाइयों का छिड़काव करते हैं। इसमें 1 से 2 बार छिड़काव करना पड़ता है। वैसे सर्दी के मौसम में ज़्यादा कीटों का प्रभाव इस पर नहीं होता है और ये काफ़ी अच्छे से इसकी हम देखभाल करते हैं। ये धीरे धीरे फ्लोरिंग करने लगती है। फिर इसकी हम फ्लोरिंग को छटाई के माध्यम से एक प्लांट्स पौधे को हम उखाड़ते हैं। डायरेक्टली उखाड़ना है और फिर इसको उखाड़ के छोटी छोटी टाइप से गड्डियाँ तैयार कर लेते हैं। और ये गड्डियाँ मार्केट में एक बंडल के तौर पे 10 गड्डियों का एक बंडल बनता है और इसको हम एक बंडल मार्केट में तैयार करके मार्केट में इसको पहुँचाते हैं। और सुतली से इसकी बंधाई की जाती है। इस प्रकार से इसको हम बांधते हैं। छोटी छोटी गड्डियाँ इसकी तैयार कर ली जाती हैं। इसका फूल बिल्कुल 2 से 3 दिन तक बिल्कुल पानी में हम लगा के रख सकते हैं, बाल्टियों में लगा देते हैं और इसका फूल काफ़ी दिन तक ऐसे ही बना रहता है। और काफ़ी जो छोटी कलियाँ होती हैं ना, ये भी धीरे धीरे सारी खिलने लगती हैं। दिखने में ये बहुत खूबसूरत होता है बंच और उसकी बुके की ये बहुत खूबसूरती बढ़ा देता है। अभी इसका सीजन चल रहा है और शादी ब्याह का माहौल में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है और शादी ब्याह में ये काफ़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता है और इसमें काफ़ी चमक दमक होती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा उदयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले 5 दिनों में शुष्क और बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान 9 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर पूर्व से लेकर सौतेली हवाओं तक की संभावना है। अपेक्षित अधिकतम तापमान 27 से
32 डिग्री सेल्सियस और अगले 5 दिनों के दौरान अपेक्षित न्यूनतम तापमान 14 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 35 से 42 और न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 12 से 14% के बीच होगी। सब्जियों के लिए ग्वार व चौला की बुआई शुरू करें। मूंग फसल की मार्च में बुआई हेतु किसान उन्नत बीजों की बुआई प्रारंभ कर दें। उन्नत किस्मों में पूसा विशाल, पूसा 9531, PDM 11, SML 668 आदि का चयन करें। बुआई से पहले बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचारित करें। सरसों में जब पत्ते झड़ने लगें और फलियां पीली पड़ने लगें तो फसल काट लें, अन्यथा कटाई में देर होने से दाने खेत में ही झड़ जाने की आशंका बनी रहती है। गेहूं की फसल में दाने की कठोर अवस्था पर सिंचाई करें। जायद मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के 15 से 20 दिनों के पश्चात इमेजथा पर 10% SL की 100 ग्राम मात्रा 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्ररोह को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पाइनोसेड कीटनाशी 4880 की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला करौली के प्रशांत सिंह ने। आपने तरबूज की उन्नत किस्में और बुआई के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तरबूज एक ऐसी कैश क्रॉप है, उसकी प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि आजकल जो बाजार में पकी हुई तरबूज की बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि ये गर्मी के स्टॉक से बचाता है और शरीर में पानी की पूर्ति करता है। ये मिनरल्स और विटामिन से भरपूर एक ऐसा फल है जिसको आम आदमी गर्मी के मौसम में इसको किसी भी रूप में लेना चाहता है, चाहे इसका पेय रूप में ले। आजकल तो शादी में भी इसको एक अच्छा व्यंजन के तौर पे काम में ले रहे हैं, क्योंकि इसमें मिनरल्स विटामिन अधिक है और गर्मी में दूसरे फलों की कमी रहती है। इससे किसान या आम उपभोक्ता है वो बैलेंस डाइट इस फल से ही पूर्ति करता है। इसमें खेत में लगा के अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। ये ऐसा फसल है जिसको ठंडी से प्रति सहनशील है। इसमें थोड़ा बहुत भी पाला सहन करने की क्षमता नहीं होती है, और जहाँ खेत में पानी भरा होता है वहाँ भी ये फसल नहीं होती, तो ये खेत का चुनाव समय थोड़ा ध्यान रखें। और जो मिट्टी होती है इसकी जो बलुई दोमट है वो सबसे उपयुक्त है, या नदी के पेटे वाली ज़मीन है वहाँ बलुई है, वहाँ भी इसका उत्पादन अच्छा हो जाएगा। इसका जो मृदा का pH मान है वो 5.5 से लेके 7.5 तक इसका pH मान होता है, वहाँ अधिक उत्पादन बैठता है। और इसका जो तापक्रम है 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ इसका वनस्पति वृद्धि अधिक पाई गई है। तरबूज की खेती करने के लिए जरूरी है कि आप उन्नतशील किस्मों का चयन करें, ताकि तरबूज की फसल से अधिक उपज मिल सके और तरबूज से अधिक आय हो सके। इसका जो किस्म होती है वो एक महत्वपूर्ण है। अगर किस्मों का चुनाव सही रूप से किया तो अपने को निश्चित रूप से उत्पादन अधिक होगा। इसमें जो किस्में होती है वो सुगर बेबी मुख्य रूप से है। दुर्गापुरा से भी निकली 2-3 किस्में हैं। इसमें दुर्गापुरा केसर है, दुर्गापुरा मीठा है, अर्का मनिक है, अर्का ज्योति है। इसमें कम बीज की भी किस्में हैं जिसको अपने तरबूज सीडलेस बोलते हैं। इन किस्मों का आप चुनाव करके अधिक से अधिक उत्पादन लें। तरबूज की खेती के लिए मिट्टी के जांच के अनुसार खाद उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके लिए 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद बिखेर कर अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देवें। इसके अलावा संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके जो खाद और उर्वरक है, जो प्रति हेक्टर 40 किलोग्राम पोटाश, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है।
जिसमें अपने पहले ही फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा और जो नाइट्रोजन की है वो आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय देते थे। उसके बाद भी इसमें खेत में नालियाँ बनाते हैं। प्राय ये है कि 2.5 से 3 मीटर की दूरी पे 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाते हैं और इस नाली में दोनों तरफ 60 सेंटीमीटर दूरी पे इसकी जो बीज की बुआई करते हैं। यदि किसान बेड बनाकर ड्रिप और मल्चिंग लगाकर तरबूज की खेती करते हैं तो पानी की बचत तो होगी ही, खरपतवारों का प्रकोप भी कम होगा और तरबूज का उत्पादन भी अधिक मिलेगा। और नियमित रूप से इसमें सिंचाई करते रहते हैं। प्राय ये देखा गया कि बूंद-बूंद जो पद्धति अपनाता है किसान, तो उसको 20 से 25% अधिक उत्पादन होता है। और मल्चिंग का उपयोग करता है किसान, वहाँ पे नमी भी बनी रहती है और उसमें वनस्पतिक वृद्धि ज़्यादा बनती है। खरपतवार तो नियंत्रण होते ही होते हैं, लेकिन साथ में उसका नमी युक्त वातावरण प्रह भी बना रहता है। इस तरह से उस पौधे को वनस्पतिक वृद्धि अधिक मिल पाती है। और जब बीज अंकुरण हो जाता है उसके बाद में जब ये 2 पत्ती का होता है, वहाँ इसमें नेफ्रिन एसिटिक एसिड जो हार्मोन है उसका अपने परणी छिड़काव करते हैं। वो 100 ppm की मात्रा में करते हैं, जिससे कि मादा फूलों की संख्या अधिक प्रतीत हो गई। और जब 4 पत्ती का हो जाता है, वहाँ एक लाल रंग कीड़ा लगता है, उसके नियंत्रण हेतु खेत में मैलाथियन का डस्टिंग कर देना चाहिए। और जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, उसमें शेष नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसको अपने ब्रॉडकास्टिंग से दें या उसका क्षरणी मृदा जो पत्ती का पर छिड़काव, उस रूप में इसका शेष नाइट्रोजन की परणी छिड़काव करें। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला बूंदी के दिवाकर शर्मा ने। आपने पशुओं में एचएस रोग से बचाव एवं रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जानवरों में गलगोटू, जिसे हम हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गर्रा रोग आदि के नामों से जानते हैं, ये मुख्यतः सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है और वर्षा ऋतु में ज़्यादा होता है। आर्द्रता वाली जलवायु के अंदर ये बीमारी तेजी से फैलती है। इसका जो बैक्टीरिया है सर्दी या नमी के मौसम में तेजी से ग्रोथ करता है। गलघोटू रोग के कारण पशु की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इस रोग में पशु के इलाज करवाने का समय भी नहीं मिल पाता और पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो पशुपालकों को चाहिए कि इस रोग के लक्षणों को तुरंत पहचाने। मुख्यतः बीमारी पशु के श्वास नली में सूजन आने से होती है तथा श्वास लेने में पशु को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। पशु की जीभ बाहर आ जाती है, घर की आवाज़ होने लगती है, तो इससे पशु को श्वास लेने में काफ़ी समस्या होती है और पशु बैठ नहीं पाता है। तेज बुखार आती है। ये एक एक्यूट टाइप की बीमारी है, उसमें पशु की मृत्यु जल्दी हो जाती है 3-4 घंटे में और पशु के हाई फीवर आ जाता है, 104 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। ये हवा के संपर्क में या हवा की दिशा में भी ये रोग जल्दी से फैलता है। तो इसका एक ही उपाय है, इसके रोग के होने से पहले वर्षा ऋतु में या सितंबर-अक्टूबर महीने में इसकी एचएस की वैक्सीन करवाई, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वैक्सीन पशु फैलने के बाद में भी वैक्सीन की जा सकती है। ऐसे वैक्सीन कराकर पशु को बचाया जा सकता है। पशुओं में टीकाकरण के अलावा इनके बचाव के लिए भी कुछ आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि इससे होने वाली हानि से बचा जा सके। इसके लिए पशुशाला को साफ रखें और रोग की संभावना होने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। रोग प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों और पशुओं की आवाजाही पूर्णतः रोक दें, जिससे ये रोग आगे फैल नहीं पाए। ट्रांसपोर्टिंग वगैरह में भी समस्या आती है। पशु को इधर उधर डुलाए नहीं, गर्म स्थान पर रखे, नमी के स्थान पर नहीं रखे। जिस पशु गलघोटू रोग हो गया है उसको बाहर अलग कर दे था, इसको चारा दाना, उसका पानी वगैरह सब अलग ही रखे। पशुओं की हवा की दिशा में उस पशु को अलग रखे, जिससे बीमारी अन्य पशुओं में फैलने के न के बराबर चांस होता था। बाकी पशुओं में वैक्सीन आ रही है, वो वैक्सीन करवाए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1